गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम सैम्पल पेपर हिंदी का डिस्कस करेंगे क्लास 10th के बच्चों के लिए, जो कि आपका हम सेक्शन ए पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। आज हम सेक्शन बी करेंगे और अभी तक आपने पार्ट 1 की वीडियो नहीं देखी तो आप उसे कंप्लीट देख लें, क्योंकि इस वीडियो में हम पूरा सैम्पल पेपर कंप्लीट करेंगे पार्ट 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड मेक श्योर आपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया होगा। खंड का हम सेक्शन बी स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, जिसमें 4 प्रश्न दिए गए हैं। आपको केवल 3 करने हैं 20 से 30 शब्दों में। बट ये जो प्रश्न में है ना, आपको 3 ही करने होंगे। पेपर में तो 3, बट मैं आपको सारे करवाऊंगी, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। लेखक की दृष्टि में सभ्यता और संस्कृति का सही समझ अब तक क्यों नहीं बन पाई? क्योंकि मनुष्य आप मेरे वर्ड्स पे जाइएगा, क्या क्या मैं आंसर में बोल रही हूँ, क्योंकि आपको वही लिखना होता है। आपको अपनी लैंग्वेज में ज़्यादा आंसर नहीं लिखना होता है, आपको बुक की लैंग्वेज में लिखना होता है। हिंदी और इंग्लिश में मेनली होता है। आप एसएसटी में अपनी लैंग्वेज में, साइंस में अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, बट हिंदी इंग्लिश में जो आंसर होते हैं ना, अगर आपको फुल मार्क्स चाहिए तो आपको बुक की लैंग्वेज यूज़ करनी पड़ती है। तो आप करेंगे आंसर, सभ्यता और संस्कृति की अभी तक समझ इसलिए नहीं पाई गई क्योंकि मनुष्य सामाजिक प्राणी होने के कारण रूढ़ियाँ एवं परंपराओं में बंध गया है। उसका दायरा सीमित और दृष्टिकोण संकुचित हो गया है, अतः ये परिवर्तनशील संसार के साथ कदम मिलाकर नहीं चल पा रहा। ये सभ्यता और संस्कृति को अपने मनमाने के रूप में क्यों प्रयोग करा है, इसी कारण मानव को सभ्यता और संस्कृति की समझ अभी तक नहीं आई। दूसरा प्रश्न है, लखनवी अंदाज पाठ के आधार पर आपको यशपाल जी की भाषा शैली पर प्रकाश बताना है। तो यशपाल जी ने भाषा शैली वातावरण के अनुरूप प्रभाव पैदा करने की क्षमता रखी है। इनकी भाषा शैली वर्णनात्मक है, विवेचनात्मक है, भावनात्मक है, चित्रात्मक है और प्रभावयुक्त है। लखनवी अंदाज पतनशील सामंती वर्ग पर करारा व्यंग है। इन्होंने उर्दू मिश्रित शब्दावली का प्रयोग बड़ी कुशलता से किया है। तीसरा प्रश्न है, मानव जीवन पर कबीर पंथ का क्या प्रभाव पड़ा है? तो कबीर पंथ मनुष्य को सांसारिक आकर्षणों से दूर रहने की प्रेरणा देते हैं। वह मानव के अंदर सत्यता, सरलता, त्याग, परोपकार आदि सद्गुणों का विकास करके उससे असत्य, छल कपट, ईर्ष्या, द्वेष, माया, मोह, स्वार्थ, लालच आदि अवगुणों से दूर रहने के लिए प्रेरित करते हैं। कबीर पंथ के अनुसार मानव जीवन साहब की देन है, इसलिए मैं अपना संपूर्ण जीवन उन्हीं के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। चौथा है, हवलदार साहब की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो हवलदार साहब कैसे थे? हवलदार साहब तो बहुत देश प्रेमी, भावुक, संवेदनशील तथा सुलझे हुए व्यक्ति थे। वे राष्ट्र के प्रति सम्मान का भाव रखते थे, तभी सभी लोगों के समानता की दृष्टि से देखते थे। आपने इसी गुण के कारण उनका ध्यान नेताजी की मूर्ति पर बदले हुए चश्मे की ओर बरबस ही चला जाता। अपने भावुक स्वभाव के कारण ही वह पानवाले द्वारा जो चश्मे वाले कैप्टन का उपहास उड़ाया जा रहा है उस पर आहत हो गए थे, उन्हें बुरा लगा था। अब जो क्वेश्चन नंबर 12 है, वो आपने जो पद्य पाठ पढ़े, यानी जो आपने पोएम्स काव्य खंड पढ़े हैं, उनके 4 प्रश्न दे रखे हैं। आपको 3 ही करने हैं, 20 से 25 मैं आपको सारे करवाऊंगी। उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों के, इस कथन से माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं? कवि इस कथन के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि अपनी पत्नी या प्रेयसी के साथ बिताए गए मधुर मिलन के पल व्यक्तित्व होते हैं, उन्हें किसी के समक्ष व्यक्तित्व नहीं किया जा सकता। दुखों के जाल बीच में सुखों के कुछ पल मेरे जीवन के आधार हैं। मैं आत्मकथा लिखकर अपने सुखद क्षणों को सार्वजनिक नहीं कर सकता, यानी मैं अपने जो पत्नी के साथ व्यतीत पल हैं, मैं वो ना सारे हमारे व्यक्तिगत, हमारे पर्सनल लाइफ होती है, हम उन्हें अब किसी के सामने बता नहीं सकते। जितने हमारे दुख हैं, हमारे सुख हैं जीवन में, वो हमारे आधार हैं, यानी दुख आएगा तो सुख भी आएगा, उसे मैं आत्मकथा में नहीं व्यक्त करना चाहता हूँ। नेक्स्ट है दूसरा प्रश्न, उत्साह जो कविता है उसके माध्यम से कवि ने नवजीवन वाले कहकर किसे संबोधित किया है और क्यों? तो उत्साह कविता के माध्यम से कवि ने नवजीवन वाले कहकर जीवन प्रदान करने वाले बादलों तथा नई रचना करने वाले कठिन कवियों के संबोधित किया है। उन्होंने ये इसलिए कहा है क्योंकि बादल अपनी बरसाने प्यासे पीड़ित मुरझाए लोगों को जीवन प्रदान करने और अपनी उत्साहपूर्ण रचना के माध्यम से निराश हताश लोगों के जीवन को आशा की किरण दिखाकर नई उम्मीदें पैदा करता है। तीसरा प्रश्न है, साहस और शक्ति
के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है। इस कथन पर क्या कहते हैं आप? तो साहस और शक्ति एक दूसरे के पूरक है, यानी एक दूसरे के मतलब साथ जैसे ही है। एक मनुष्य के श्रेष्ठ गुण है ये। यदि उनके विनम्रता के गुण का समावेश, यानी इसमें विनम्रता भी आ जाए, थोड़ा ना आप नॉर्मली किसी से बात करें, सोने में सुहागा का काम करता है ये। साहस, शक्ति तथा विनम्रता का मेल से मनुष्य महान बन जाता है। विनम्रता के अभाव से मनुष्य क्या होता है? अहंकारी, यानी अगर उसका स्वभाव विनम्र नहीं है तो अहंकारी हो जाएगा, अपनी शक्ति और साहस का दुरुपयोग करने लगता है। विनम्रता उस पर नैतिकता का अंशुक लगाती है, मनुष्य को सही राह पर चलना सिखाती है। अतः साहस एवं शक्ति के विनम्रता का होना अत्यंत आवश्यक है। चौथा है, शिशु की निश्चल मुस्कुराहट में पाषाण हृदय को भी द्रवित करने की क्षमता सम्मिलित होती है। यानी शिशु की जो छोटी सी निश्चल, यानी बिना किसी छल कपट की जो मुस्कान होती है, वो पत्थर में भी पानी में बदलने की क्षमता रखती है। आपको बताना कैसे? क्योंकि शिशु जो होते हैं वो बहुत भोले, मासूम, नादान होते हैं। उनकी मुस्कुराहट जो होती है वो निश्चल, निस्वार्थ और निष्कपट होती है। वह सबके मन को हरती है। उनकी फूल के समान कोमल मुस्कुराहट को देखकर पाषाण का हृदय भी पानी में बदल जाता है। वह मंत्र मुग्ध होकर शिशु को देखता रह जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 सॉरी, पूरक पाठ्य पुस्तक यानी आपकी जो कृतिका वाली बुक है उससे 2 प्रश्न दिए गए हैं, 3 दिए गए हैं पर आपको केवल 2 ही करने हैं। हम सारे करेंगे 50 से 60 शब्दों में लिखने हैं आपको आंसर। पहला है हमारा, छाती पर चढ़कर बाप की मूंछें उखाड़ता हुआ छोटा बच्चा बुरा क्यों नहीं लगता? माता का आंचल पाठ के आधार पर बताइए कि पिता अपने बच्चों का लालन पालन किस तरह करता है। तो बच्चों के लालन पालन में जितना हाथ माता का होता है उतना ही पिता का भी होता है। इस पाठ में भोलानाथ को शिक्षा देते हैं, जो उसके पिता हैं पाठ में पिता जो है वो भोलानाथ को शिक्षा देते हैं, उसके साथ खेलते हैं, क्योंकि यह संबंध पुत्र के व्यक्तित्व के विकास में सहायक होता है। प्रस्तुत कथा जहाँ पे भोलानाथ पिता की छाती पर बैठकर मुंह झुकाता है, वहीं पिता उसे चूमकर या रोने का बहाना बनाकर हटाने की कोशिश करते हैं, परंतु पिता का जो वात्सल्य उसे गुस्सा नहीं होने देता। इसलिए पिता और पुत्र के बीच का जो लगाव है वो सकारात्मक गुणों को विकसित करता है। अगर पिता जो है, अगर भोलानाथ के जो पिता हैं वो अगर उल्टा बिहेव करेंगे कि क्यों तुमने छोड़ा, तो इससे बच्चे को नफरत पैदा होगी अपने पिता के प्रति, तो वो ये नहीं चाहते, ये आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है अज्ञे जी। अज्ञे जी यानी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन, उनका पूरा नाम है। इनके अनुसार लेखक और कृतिकार में क्या अंतर होता है? कृति एवं सामान्य लेखन के विषय में भी बताइए। तो अज्ञे जी के अनुसार लेखक कृतिकार नहीं होते, उनके द्वारा लिखित सब कुछ लेखन के अंतर्गत नहीं आता, यानी लेखक जो होता है वो कृतिकार नहीं होता। जो लेखक लिखता है ना वो कृतिकार के अंतर्गत, मतलब जो लेखन कृतिकार द्वारा लिखा है तो वो लेखन के अंदर नहीं आता। आंतरिक अनुभूति और उसकी विशेषता से मुक्ति पाने हेतु लिखा गया लेखन ही सच्चा लेखन होता है। यानी जो हमारी अंदर की अनुभूति हम उसे महसूस करके आए हैं, उसको रियलाइज़ करा है हमने, और हम अपनी एकदम विवशता किया, जब तक नहीं लिखेंगे ना तब तक हम उसकी मुक्ति नहीं पाएंगे, उसे हम सच्चा लेखन कहते हैं। अपने मन की व्यथा को व्यक्त करने वाला ही लेखन ही, और जो अपने मन की व्यथा को व्यक्त करने वाला लेखन कृतिकार कहलाता है। इसे व्यक्त करने वाला कृतिकार होता है। धन, यश, ख्याति आदि की इच्छा से प्रेरित लेखन सामान्य लेखन की श्रेणी में आता है। यानी अगर धन, पैसा, ख्याति ये सब की इच्छा से बात करें हम, इंसान जो धन चाहता है, जो यश चाहता है, जो फेमस होना चाहता है, वो इस सब को लिखता है, तो वो लेखन क्या रहता है? हमारा सामान्य लेखन होता है। पर कृतिकार वही होता है जो आंतरिक अनुभूति और उसकी आवश्यकता से मुक्ति पाने के लिए जो लिखता है अपने सच्चा लेखन, उसे ही कहते हैं। तीसरा है गंतोक को मेहनतकश का बादशाह का शहर क्यों कहा गया है? तो मेहनतकश का अर्थ है कड़ी मेहनत करने वाला, बादशाह का अर्थ है मन की मर्जी के मालिक। गंतोक एक पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ स्त्री, पुरुष, बच्चे, युवतियाँ सब कठिन परिस्थितियों में पूरी मेहनत में लगे रहते हैं। स्त्रियाँ अपने शिशु को पीठ पर लाद कर काम करती हैं, बच्चे स्कूल से लौटने के बाद मवेशी चराते हैं, पानी भरते हैं, लकड़ियों के भारी कट्ठर होते हैं। गंतोक में सभी लोग मेहनतकश होते हैं, इसलिए गंतोक को हम मेहनतकश का बादशाहों का शहर कहा गया है। फिर है क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें आपको 120 शब्दों में अनुच्छेद लिखना है। यहाँ पे 3 टॉपिक दिए जाएंगे पर आपको केवल एक ही करना है, मैं आपको तीनों करवाऊंगी। समय का सदुपयोग का वर्षा जब कृषि सुखाने, ये दो विषय एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, आपको इसके बारे में लिखना है। समय के सदुपयोग के लाभ, समय का महत्व, विद्यार्थी जीवन में समय पालन की उपयोगिता और उसका निष्कर्ष। तो आप लिखेंगे इसमें, समय अमूल्य है, सृष्टि का निर्माता और विनाशक समय
सदैव गतिमान रहता है। किसी ने सत्य ही कहा है, समय और तूफान किसी की भी प्रतीक्षा नहीं करते, बिन बुलाए आ जाते हैं, ऐसे कुछ टाइप है। समय के महत्व को समझकर उसका सदुपयोग करने वाले व्यक्ति जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता प्राप्त करते हैं। उनके जीवन में निश्चितता आ जाती है। ऐसे महापुरुषों का अनुसरण संपूर्ण विश्व करता है। विद्यार्थी समय में समय के सदुपयोग हेतु कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर समय का बुद्धिमत्ता से विभाजन कर उसका कड़ाई से पालन करना चाहिए। साथ ही विश्राम, खेलकूद एवं मनोरंजन के लिए भी समय निकालना चाहिए। समय का दुरुपयोग करने वाला व्यक्ति प्रगति की दौड़ में पिछड़ जाता है। समय बीत जाने पर कार्य करने का कोई लाभ नहीं होता। कहा भी गया है, का वर्षा जब कृषि सुखाने, समय चुकी पुनि का परसाने। यानी ऐसी वर्षा का जब क्या ही फ़ायदा जब जब हमारी सारी खेती है वो सूख जाती है। समय का पालन करना ही, यानी अगर आप समय का सदुपयोग नहीं करेंगे तो बाद में पछताने से कोई फ़ायदा, यानी जीवन के प्रत्येक क्षण का सदुपयोग करना है आपको। अब आपने अगर ये वाला नहीं करना तो आप ये कर सकते हैं, प्लास्टिक एक अनचाही ज़रूरत। यानी प्लास्टिक की उपयोगिता के बारे में बताना है, प्लास्टिक की नुकसान के बारे में बताना है, प्लास्टिक प्रयोग के क्षेत्र बताना है और इसका एंडिंग। तो प्लास्टिक एक अनचाही ज़रूरत। आज का जो युग है वो विज्ञान का युग है। विज्ञान ने हमें चमत्कारी वस्तुएं देकर हमारे जीवन को सरल, सुंदर व सुगम बना दिया। बहुत सारी चीज़ें दी हैं, टीवी, वॉशिंग मशीन, बट उतना आपको डेप्थ में नहीं जाना है क्योंकि आप यहाँ पे अनुच्छेद लिख रहे हैं। प्लास्टिक से न केवल मानव जाति बल्कि पूरे उद्योग क्षेत्र में परिवर्तन आ गया है। आज खाद्य पदार्थ हो या अन्य वस्तु सभी प्लास्टिक की थैलियों में आती है। इसका उपयोग जो है वो कृत्रिम वस्त्र बनाने, यानी आपके जो कपड़े बनाने में भी यूज़ होता है, पानी की टंकियाँ बनाने, प्लास्टिक के दरवाजे, खिड़कियाँ, चादर, चप्पल, जूते, अनेक उपकरण, पैकिंग मटेरियल आदि सब कुछ बहुत अनगिनत चीज़ें बनाने के लिए किया जा रहा है। एक तरफ जहाँ प्लास्टिक हमारे लिए उपयोगी है तो वहीं दूसरी ओर ना ये केवल मानवीय जीवन अपितु जो जीव जंतु हैं उनके लिए भी हानिकारक है। मनुष्य का इसका इतना आदी हो गया, यानी इतना मतलब लालची हो गया ना, आदि मतलब इसका एकदम हर चीज़ पे इसी पे डिपेंड रहता है। इसके उपयोग से होने वाली हानियों को नज़रअंदाज कर रहा है और इससे हमें प्लास्टिक का बहिष्कार करना होगा, तभी पर्यावरण शुद्ध होगा। कुछ इस टाइप आप लिख सकते हैं, एक अनचाही ज़रूरत पे। फिर तीसरा टॉपिक है इंटरनेट एक संचार क्रांति। ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना आपको, ज़्यादा 120 शब्द काफ़ी हैं। इसके में आपको परिभाषा और इतिहास, और हमेशा ये लिखते वक्त इन्हें मेंशन नहीं करना होता, बस ये आने चाहिए इस टॉपिक के अंदर। मेंशन हम निबंध में करते हैं। उपयोग के क्षेत्र और लाभ, अत्यधिक उपयोग से हानि आपको बताने, और निष्कर्ष। इंटरनेट अंतरजाल संचार माध्यम के क्षेत्र में क्रांति के रूप में उभर कर आया है। वास्तव में ये तार ग्लोबल कंप्यूटर नेटवर्क है जो विश्व की कंप्यूटर प्रणाली को आपस में जोड़कर विभिन्न सूचनाएं और अन्य सुविधाएं प्रदान करता है। भारत में सर्वप्रथम 15 अगस्त 1995 को विदेश संचार निगम द्वारा इसका प्रारंभ हुआ है। इंटरनेट द्वारा सर्च इंजन की सहायता से हम जानकारी प्राप्त करने के साथ साथ ऑनलाइन बुकिंग, बैंकिंग, पढ़ाई, मनोरंजन, मित्र बनाना, पत्र भेजना आदि कई कार्य कर सकते हैं। मित्र भी बनते हैं आपके, आजकल इंस्टाग्राम वगैरह सबसे इंटरनेट से आप जुड़ रहे हैं। परंतु इंटरनेट के बढ़ते प्रयोग से विद्यार्थियों का बहुत बड़ा समय बर्बाद होता है। इससे कंप्यूटर में वायरस का खतरा भी बढ़ जाता है। कुछ लोग हमारी गोपनीय जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। अतः हमें इस सुविधा का प्रयोग नियंत्रित एवं सकारात्मक रूप से करना चाहिए। अब आपको क्वेश्चन नंबर दे रखा है 16, क्वेश्चन नंबर 15 आपको दे रखा है। यहाँ पे आपको एक पत्र लिखना है, या तो आपको ये औपचारिक वाला ऊपर वाला करना है या फिर नीचे वाला अनौपचारिक वाला करना है। तो सबसे पहले हम औपचारिक देखते हैं। आप ग्रेटर कैलाश लोक कल्याण समिति के अध्यक्ष हैं। आपके क्षेत्र में जंगल संकट व्याप्त है। जंगल संकट से उत्पन्न कठिनाइयों का वर्णन करते हुए आपको दिल्ली जल बोर्ड के मुख्य अधिकारी को पत्र लिखना है। तो आप कैसे लिखेंगे? सेवा में महान प्रबंधक महोदय, दिल्ली जल बोर्ड, ग्रेटर कैलाश, जगह का नाम नई दिल्ली, विषय लिखेंगे और इनमें गैप भी छोड़ेंगे। मुझे आपको पता है सेवा में फिर एक गैप छोड़ते हैं, इतना एक साथ लिखा फिर एक गैप छोड़ते हैं। और जल की समस्या के संदर्भ में आप लिखेंगे माननीय महोदय, इस पत्र के माध्यम से मैं आपका ध्यान जल वितरण की अनियमितता, यानी जल जो डिस्ट्रीब्यूट होता है अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा, उसकी ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। दिल्ली में लगातार जल संकट गहराता जा रहा है। लोगों में इसके लिए काफ़ी रेश है। ऊंची इमारतों तक तो कम दबाव के कारण जल पहुँच ही नहीं पा रहा। पूरे शहर में ये परेशानी महसूस की जा रही है। अत्यधिक प्रभावित इलाकों में केवल एक बार जलापूर्ति की जा रही है, परंतु बाकी इलाकों में पानी का दबाव जो है वो कम नहीं होता।
वाजीराबाद, चंद्रावल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट अब भी पूरी क्षमता से पानी की आपूर्ति नहीं कर पा रहे। जब तक पड़ोसी राज्य से पानी नहीं आ जाता तब तक स्थिति में कोई सुधार नहीं की उम्मीद कम ही है। दक्षिण पुरी, अंबेडकर नगर, ग्रेटर कैलाश, वसंत कुंज सहित दक्षिणी दिल्ली के प्रभावित क्षेत्र, कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि इस समस्या का सामना पूरा शहर कर रहा है। अतः आपसे अनुरोध है कि जनता की असुविधा ध्यान में रखकर इस संकट से मुक्ति दिलाएं। धन्यवाद। भवदेव गुरमीत सिंह। और आप अध्यक्ष लिख सकते हैं और यहाँ पे अपना डेट वगैरह लिख सकते हैं। अगर आपको ये वाला नहीं करना तो आप नीचे वाला भी कर सकते हैं। आप निखिल या मीनाक्षी हैं, आपने हाल ही में कन्या भ्रूण हत्या पर एक नाटक देखा है। अपने मित्र को आपको बताना है कि कन्या भ्रूण हत्या किस प्रकार समाज के लिए अभिशाप है। आपको 100 शब्दों में पत्र लिखना है। तो सबसे पहले क्या होता है, अनौपचारिक पत्र में एड्रेस और डेट और आपका प्रिय मित्र। फिर हम पूछते हैं ना मित्र को लिखना है, तो हम थोड़ा फ्रेंडली हो जाते हैं। कैसे हो, आशा करता हूँ कि कुशल पूर्वक होगे। मैं भी अच्छा हूँ। बहुत दिनों से तुम्हारा कोई समाचार पत्र प्राप्त नहीं हुआ। मैंने अभी हाल ही में कन्या भ्रूण हत्या पर आधारित एक नाटक देखा जिसकी कहानी मेरे हृदय को अंदर तक झकझोर यानी अंदर तक छू गई है कि कैसे संकीर्ण मानसिकता वाले व्यक्ति एक कन्या जन्म होना अभिशाप मानते हैं। उसके दुनिया में आने से पूर्व ही उसकी हत्या कर देते हैं। अगर सभी इस प्रकार करने लग जाएंगे तो लड़के लड़कियों का अनुपात बिगड़ जाएगा, यानी लड़के ज़्यादा हो जाएंगे और लड़कियां तो होंगी ही नहीं। यदि ऐसा हुआ तो आने वाले समय में विवाह के लिए लड़कियों की संख्या कम होगी बजाय लड़कों की, यानी विवाह शादी भी नहीं होगी। क्योंकि अगर 10 लड़के हैं और 3 लड़कियां हैं तो 7 लड़के, अब तीनों की शादी हो गई तो 7 लड़के तो बच गए। अब 7 लड़कों की तो शादी होगी नहीं और 7 लड़के वो सारे बूढ़े हो जाएंगे, क्योंकि छोटी उम्र की लड़कियां से तो कर ही नहीं सकते। तो लड़के जो है अगर ज़्यादा हो जाएंगे तो लड़कियों के लिए मरेंगे कि हाँ शादी ही नहीं हो रही, टूनी ही नहीं मरी। तो वह लोग ये कैसे भूल जाते हैं कि जन्म देने वाली भी एक स्त्री है। मुझे इस तरह की सोच रखने वालों पर बहुत तरस आता है। यानी हमें मतलब जन्म भी एक स्त्री दे रही है। अब जन्म स्त्री दे रही है तो वो स्त्री को दे रही है तो कोई गुनाह तो नहीं है। साथ ही गुस्सा भी आता है। हमें अपने आसपास कन्या भ्रूण हत्या जैसे जघन्य कृत्यक्रियाओं को रोकना होगा और तभी उसकी इस जो सोच को बदलना होगा। बेटियां बेटों से कमतर नहीं होती, कम नहीं होती। उन्हें बताना होगा कि प्रत्येक क्षेत्र में बेटी जो है वो बेटों से आगे है। तुम भी पत्र लिखकर इस पर विचारों से अवगत कराना, यानी बताना मुझे। अंकल आंटी को मेरा प्रणाम करना। अंकल आंटी की जगह आप अपने तुम्हारे मम्मी पापा को मेरा प्रणाम करना, ये भी आप लिख सकते हैं। और प्रिय मित्र निखिल और नेक्स्ट लड़की का नाम मीनाक्षी था। अगर लड़की हैं आप तो मीनाक्षी लिखेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 दे रखा है। यहाँ या तो फिर आपको स्वयं लेखन लिखना है या फिर आपको यहाँ पे ईमेल लेखन लिखना है। स्वयं लेखन लिखना है आपको कंप्यूटर साइंस अध्यापक के रिक्त, यानी आपको कंप्यूटर साइंस अध्यापक में जाना है, अध्यापक बनना है। उसके लिए आपको अपना बायोडाटा बताना है 80 शब्दों में। तो सबसे पहले स्वयं बनाएंगे और नाम अपना लिखेंगे, पिता का नाम, माता का नाम, डेट, वर्तमान पता, स्थायी पता सेम वही लिख देंगे, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल और अपनी योग्यता बताएंगे कि 1997 में मैंने 10वीं करी थी इन विषयों पर राजकीय विद्यालय CBSE बोर्ड से 93% प्रथम श्रेणी से। 12वीं 1990 में करी थी CBSE बोर्ड से प्रथम श्रेणी 95% इन विषयों में। BSc मैंने यानी ऑनर्स करी थी 2002 में कंप्यूटर साइंस से, हिंदी में प्रथम 84%। और MBA मैंने 2004 में करी आदर्श इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट में और 85%। और कंप्यूटर का अच्छा ज्ञान है, अभ्यास भी है, ऑफिस और इंटरनेट, फ्रांसीसी भाषा का कार्य, योग ज्ञान सब है। तो ये आपका एक बस बायोडाटा बनाना था। आपको किसी को ये लिखना नहीं था कि मुझे अपनी जगह अपने स्कूल में रख लें या कुछ और को नहीं करना था। बस बायोडाटा तो बस बायोडाटा। नेक्स्ट है, अगर आपको बायोडाटा यानी स्वयं नहीं करना है, आपको ईमेल लेखन करना है तो आप ये कर सकते हैं। आप नितू या नितिन हैं, आप विद्यालय में योग शिक्षा का महत्व जानते हैं। अपने क्षेत्र में समाचार के पत्र के संपादक को लगभग 80 शब्दों में ईमेल करके बताइए कि छात्रों के लिए किस प्रकार ये लाभदायक है। तो आप किसको लिख रहे हैं, समाचार पत्र को, पर आप कहाँ से लिख रहे हैं ये भी आपका आएगा। फ्रॉम आप लिखेंगे, फ्रॉम किससे, जस्ट लाइक मैं यहाँ पे ईमेल लिख देती हूँ AG780@gmail.com। यहाँ पे आप अपना ईमेल लिखेंगे। जैसे मैंने भी कोई सा भी ईमेल लिख दिया
किसको भेज रहे हैं फिर? समाचार एक्सप्रेस को। सीसी अगर आप न्यूज़ टुडे में भी कॉपी करके भेजेंगे तो ये आप ये लिख सकते हैं, कार्बन कॉपी होता है सीसी फुल फॉर्म। सीसी आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहते तो कोई बात नहीं, ये मैंडेटरी नहीं होता। सब्जेक्ट आपका होगा योग शिक्षा का महत्व बताने हेतु महोदय। अब ये जो अपना है पत्र जैसा ही होता है, बट आपका यहाँ पे चेंज हो जाता है थोड़ा, और यहाँ पे भी ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना होता, बस पॉइंट टू पॉइंट बात करनी होती है। तो जन जन की आवाज़ जन जन तक पहुंचाने के लिए कटिबद्ध आपके समाचार पत्र के माध्यम से मैं विद्यालय की योग शिक्षा के महत्व को बताना चाहती हूँ। योग शिक्षा के माध्यम से विद्यार्थी स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होंगे। योग शिक्षा उनके स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद है। योग के माध्यम से वह अपने शरीर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकाल सकते हैं, जिससे सकारात्मक ऊर्जा को ग्रहण कर वह स्वयं को ऊर्जावान महसूस कर सकते हैं। योग के द्वारा कई लाइलाज बीमारियों को भी जड़ से समाप्त किया जा सकता है। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए जीवनदायिनी औषधि की भांति है। आप अपने समाचार पत्र के माध्यम से पाठकों को योग शिक्षा ग्रहण करने के लिए आग्रह करें। साथ धन्यवाद। भवदे नीतू आगरा। यहाँ पे आपका ईमेल ख़त्म होता है। यहाँ पे आपको 80 शब्दों या 100 शब्दों में लिखना होता है। 80 शब्दों में लिखना होता है, तो आपको ज़्यादा नहीं लिखना होता है। नेक्स्ट है हमारा लास्ट क्वेश्चन, जो कि है आपका, या तो फिर आपको विज्ञापन लिखना है या फिर आपको संदेश लिखना है। विज्ञापन किस विषय में? आपके विद्यालय में नई ब्रांच एक दूसरे शहर में खुल रही है, यानी आपका विद्यालय जैसे दूसरा विद्यालय खुल रहा है कहीं और शहर में, आपको इसका प्रचार करना है, एक विज्ञापन बनाना है। जैसे लाइक आपका विद्यालय का नाम है आदर्श पब्लिक स्कूल, लखनऊ में, यूपी में। नए सत्र हेतु कक्षाओं में प्रवेश हो रहा है। आपको इस स्कूल की वेबसाइट पर अधिक जानकारी के लिए आप आपके शहर में जल्दी कीजिए आरंभ यानी प्रवेश आरंभ यानी एडमिशन ओपन। छात्राओं के लिए यानी लड़कियों के लिए शुल्क 50% छूट है। प्रवेश परीक्षा की जो प्रवेश परीक्षा इसकी डेट ये है, समय ये है। सभी कक्षाओं के लिए प्रवेश खुला है। अभी नहीं तो कभी नहीं। प्रशिक्षित अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षा की व्यवस्था, यानी बहुत पढ़े लिखे अध्यापक और अध्यापिकाएं हैं या, और इसे आपको बॉक्स के अंदर बनाना है, और स्कूल के लिए है तो स्कूल भी बना देना, एक छोटी सी स्कूल की ड्राइंग। नेक्स्ट है अपने, अगर आपको विज्ञापन नहीं बनाना, आप संदेश बनाना चाहते हैं तो आप संदेश बना सकते हैं। जन्मदिन पर आमंत्रित करना है अपने करते हुए सखी को, आपको 60 शब्दों में, तो 60 शब्दों में बहुत छोटा सा आपको संदेश ना बहुत कम लिखना होता है। जैसे लाइक आप जन्मदिन पर आमंत्रित कर रहे हैं तो यही बोलेंगे मेरे बर्थडे में आज ही, और उससे ज़्यादा क्या बोलेंगे कि हाँ तू कैसी है। ये थोड़ा पत्र की तरह हमें से लंबा चौड़ा नहीं करना होता है, या फिर ईमेल की तरह हमें से बड़ा चौड़ा नहीं करना होता है। संदेश यानी पॉइंट टू पॉइंट बात। संदेश हम किसी के मरने पर भी भेजते हैं कि ये इनकी अर्थी है उठेगी, इस दिन आप आ जाइएगा, तो संदेश या तो बहुत 2-3 लाइन में ही लिखा जाता है। तो और ये बॉक्स के अंदर लिखा जाता है, यहाँ पे डेट होती है, यहाँ पे टाइम, और यहाँ जो लिख रहा है उसका मतलब किसको लिख रहा है उसका नाम आता है। और यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। कल इस डेट को मेरा जन्मदिन है, इस अवसर पर मैं तुम्हें निमंत्रण दे रही हूँ। कल शाम 8 बजे तुम मेरे घर उपस्थित होना। पूजा, पायल, निधि भी आएंगी, यानी इसकी दोस्त और हैं। यहाँ से हम सभी मिलकर कहीं बाहर चलेंगे और डिनर साथ साथ करेंगे। अपने माताजी को कहना कि आने की देर होने पर चिंतित ना हो, मैं पिताजी के साथ तुम्हें घर छोड़ दूँगी। मैं तुम्हारी दोस्त सोनम। बस इतना ही करना होता है, हमें ज़्यादा बड़ा चढ़ा के नहीं लिखना होता है। पॉइंट टू पॉइंट बात करनी होती है हमें संदेश में, और 60 शब्दों में करना होता है। यहाँ पे आपका जो सैम्पल पेपर है वो कंप्लीट होता है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और सैम्पल पेपर समझ आ गया तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर कोई डाउट है तो वो भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई एज सून एज़ पॉसिबल दे दूँगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस।